हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? टुडे वी विल डिस्कस अबाउट एटॉमिक रेडियस। तो आज हम लोग यहाँ पर एटम के लिए रेडियस निकालने वाले हैं। तो जैसे कि आपको पता लग रहा है कि यहाँ रेडियस की बात हो रही है, तो रेडियस की बात हो रही है, तो रेडियस का मतलब जैसे ही रेडियस माइंड में आया तुरंत हम किसकी बात कर रहे हैं? सर्कल की बात आ रही है यहाँ पर। तो हमारा जो एटम होता है, तो हमारा जो एटम होता है वो कैसा होता है? स्फेरिकल होता है। क्या होता है? एटम स्फेरिकल होता है। अब देखिए यहाँ पर जब स्फेरिकल होता है तो एटम को आपको आपको बताया गया था कि जो एटम है, एटम में सेंटर पार्ट जो होता है वो नाभिक होता है और उसके चारों तरफ क्या होती हैं? सेल्स होती हैं। तो नाभिक से सेल्स, जो आउटर मोस्ट सेल है, जो लास्ट वाली सेल है, वहाँ तक की जो डिस्टेंस है, वहाँ तक की जो डिस्टेंस है उसको हम रेडियस के नाम से जानते हैं। वो क्या आपकी रेडियस है? त्रिज्या कहते हैं हम लोग उसको। क्या बोलते हैं उसको हम लोग? त्रिज्या। ठीक है। अब जो आपकी एटॉमिक रेडियस है वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की हो सकती है। उसके टाइप, पहला टाइप क्या है आपका? कोवेलेंट रेडियस। दूसरा है आपका क्रिस्टल और मेटालिक रेडियस, और उसके बाद है वॉन्डर वॉल रेडियस, और ये क्या आपका? आयनिक रेडियस। तो हम लोग कोवेलेंट रेडियस की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर? कोवेलेंट रेडियस। तो कोवेलेंट कंपाउंड, जितने भी आपके कोवेलेंट कंपाउंड हैं जिसमें आपका कंपाउंड इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बना है। किसकी शेयरिंग से बना है? इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बना है। देखिए ये जो कंपाउंड बना है यहाँ पर, ये मान लीजिए ये एटम ए है और ये एटम बी है। तो ये अपने अपने जो अपना अपना जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है उसको क्या कर रहे हैं? ये शेयर कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए सेंटर में क्या कर रहे हैं? शेयर कर रहे हैं। अपने अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर कर रहे हैं और एक क्या बन रहा है? बॉन्ड बन रहा है इसके न्यूक्लियस से और इसके न्यूक्लियस तक की जो डिस्टेंस है उसको हम क्या बोलते हैं? इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। अगर इस इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस का, जो रेड लाइन दिख रही ना आपको, ये इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस है। अगर इस इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस का हम जस्ट हाफ कर दें, क्या करते हैं? जस्ट हाफ कर दें, तो वो आपकी क्या हो जाएगी? कोवलेंट रेडियस कहलाएगी। क्या कहलाएगी वो आपकी? कोवलेंट रेडियस। इसको हम आर सी से डिनोट कर रहे हैं। ठीक। वही हम बात कर रहे हैं यहाँ पर मेटालिक क्रिस्टल के लिए, क्रिस्टल रेडियस के लिए। तो जो क्रिस्टल रेडियस है, तो क्रिस्टल तो आप जानते हैं, जो क्रिस्टल होता है वो क्लोज, उसका जो स्ट्रक्चर होता है कैसा होता है? क्लोज पैक्ड होता है। क्रिस्टल का जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है? क्लोज पैक्ड होता है। तो इस तरह से उसमें एटम्स क्या होते हैं? एक दूसरे के साथ क्लोजली पैक्ड होते हैं। क्लोजली पैक्ड होते हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर ये सब क्या है? क्लोजली पैक्ड है। तो हमने इसी तरह से यहाँ से हमने दो एटम ले लिए हैं जो कि क्या है? क्लोजली पैक्ड है, एटम ए और एटम बी। एटम ए और एटम बी, इन दोनों का न्यूक्लियस, इन दोनों के न्यूक्लियस से न्यूक्लियस तक हम लोग एक लाइन ड्रॉ करते हैं और उस लाइन को हम क्या बोलते हैं? इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। मैंने यहाँ मेंशन किया हुआ है ग्रीन से। ठीक। अगर इस ग्रीन लाइन का या रेड लाइन का हम लोग हाफ कर देते हैं तो वो आपकी रेडियस बन जाती है। कौन सी रेडियस बन जाती है? मेटालिक रेडियस, या फिर उसको हम क्या बोल देते हैं? क्रिस्टल रेडियस कह देते हैं। क्या बोल देते हैं इसको? क्रिस्टल रेडियस। ठीक। नेक्स्ट है आपका वॉन्डर वॉल। तो वॉन्डर वॉल ये हमेशा हम लोग कब देखते हैं? नॉन बॉन्डिंग स्टेट में। जब कोई मॉलिक्यूल, दो मॉलिक्यूल नॉन बॉन्डिंग स्टेट में होते हैं। नॉन बॉन्डिंग स्टेट, अभी आप देख रहे हैं जैसा कि डायग्राम में दिख रहा है, मॉलिक्यूल आपका 1 ये है और एक मॉलिक्यूल आपका 2 ये है, दोनों ही नॉन बॉन्डिंग स्टेट में है। और ऐसी ये रेडियस कहाँ पाई जाती है? आपकी इनर्ट गैसेस, इनर्ट गैसेस में पाई जाती है। ठीक है। ये जो रेडियस कहाँ मिलती है? हमें इनर्ट गैसेस में देखने के लिए मिलती है। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर? देखिए हमने इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस का हमने यहाँ पर जस्ट क्या कर दिया है? हाफ कर दिया है। तो ये आपकी जो रेडियस बन गई है इसको हम बोलेंगे वॉन्डर वॉल रेडियस। ठीक। नेक्स्ट है आपका आयनिक रेडियस। तो आयनिक रेडियस, आयनिक कंपाउंड सीधे सीधे इंडिकेट हो रहा है कि आयनिक कंपाउंड के लिए हम लोग यहाँ पर देखेंगे आयनिक कंपाउंड्स। आयनिक कंपाउंड,
तो आयनिक कंपाउंड में एक हमारा रहेगा कैटायन और एक रहेगा हमारा एनायन। दोनों के सेंटर को, न्यूक्लियस सेंटर को हम मिला देंगे और उसमें हम जो उसकी डिस्टेंस होगी उसका जस्ट हाफ कर देंगे। तो जो आपका कैटायन है, कैटायन वाले पार्ट में जो यहाँ रेडियस देख रहे हैं आप, उसको हम बोलते हैं कैटायनिक रेडियस, और एनायन वाले पार्ट में यहाँ देख रहे हैं तो ये आपकी क्या होगी, एनायनिक रेडियस। तो कैटायनिक रेडियस का जो साइज है वो छोटा होता है एनायनिक रेडियस से। आगे डिटेल में हम लोग और बात करने वाले हैं, चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, तो एटॉमिक रेडियस, जी हाँ, एटॉमिक रेडियस हाफ ऑफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। अगर हम इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस का हाफ कर देते हैं, देखिए यहाँ पर ये है एटम ए है और एटम बी है, और यहाँ पर हम क्या कर दे रहे हैं, ए बी जो डिस्टेंस है वो आपके इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। तो इसका हमने क्या कर दिया, हाफ कर दिया, तो हमें यहाँ पर एटॉमिक रेडियस देखने को मिली है। क्वेश्चन जनरेट होता है यहाँ से, कई बार पूछा जाता है कि रेडियस का ऑर्डर बताइए। 4 ऑप्शन आपको दिए होंगे वहाँ पर, ऑप्शन 1, ऑप्शन 2 और ऑप्शन 3, ऑप्शन 4। ठीक है, आपको रेडियस का ऑर्डर दिया रहेगा, आपको वहाँ पर करेक्ट ऑर्डर पकड़ना है। ठीक है, तो जो सबसे बड़ी रेडियस होती है वो आपकी वॉन्डर वॉल होती है, उसको हम रैंकिंग 1 देंगे। सबसे जो मिडिल होती है वो आपकी क्रिस्टल या मेटालिक, और यहाँ पर जो सबसे छोटी रेडियस होती है वो होती है आपकी कोवेलेंट रेडियस। ठीक, अब देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन है, कोई Cl2 मॉलिक्यूल है, कोई यहाँ पर Cl2 मॉलिक्यूल दिया हुआ है। देखिए कोई Cl2 मॉलिक्यूल दिया हुआ है, और Cl2 मॉलिक्यूल में जो बॉन्ड डिस्टेंस है, Cl2 मॉलिक्यूल में जो बॉन्ड डिस्टेंस है वो कितनी है, 198 पिकोमीटर। तो आपने पढ़ा है R इजिकल्स टू, ये जो हमें क्या मिली है यहाँ पर, D मिली है, तो D अपॉन 198 पिकोमीटर। तो ये आपका जो यहाँ से कोवेलेंट रेडियस जो आएगी कितनी आएगी, 99 पिकोमीटर। तो इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट है कोवेलेंट रेडियस ऑफ ऑक्सीजन। अगर इस तरह का आपको कोई स्ट्रक्चर दिया है H2O2, तो उसका पहले आप स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, मॉलिक्यूल दिया ना, तो यहाँ से हम लोग यहाँ से कोवेलेंट रेडियस निकाल सकते हैं ऑक्सीजन के लिए, अगर आपके पास डेटा दिए हुए हैं। ठीक, रेडियस ऑफ मल्टीपल कोवेलेंट बॉन्ड। अब देखिए मल्टीपल कोवेलेंट बॉन्ड की बात कर रहे हैं, जब भी डबल बॉन्ड की बात आती है, ट्रिपल बॉन्ड की बात आती है, तो वहाँ पर इलेक्ट्रॉन का जो डेंसिटी है, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ जाती है, और इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ जाने से जो बॉन्ड लेंथ है वो क्या हो जाएगी, आपकी कम हो जाती है। तो जो सिंगल बॉन्डेड कार्बन है, यहाँ पर देखिए डबल बॉन्डेड कार्बन में धीरे धीरे क्या होती जा रही है, ये जो बॉन्ड लेंथ है, ये जो रेडियस है, सॉरी रेडियस है, तो रेडियस क्या होती जा रही है यहाँ पर, कम होती जा रही है। ठीक है, तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है मल्टीपल बॉन्डेड वाले के लिए। अब देखिए यहाँ पर आपको कोवेलेंट रेडियस ऑफ कार्बन कहाँ से काउंट करनी है, 4 ऑप्शन दिए हैं, एक C6H6 दिया है, एक C2H4 दिया है, और एक C2H6 दिया है, और C2H2 दिया है। तो यहाँ पर कार्बन और कार्बन C2H6 में कार्बन और कार्बन दोनों सिंगल बॉन्डेड हैं। क्या है, सिंगल बॉन्डेड है। तो यहाँ से आप इसका रेडियस निकाल सकते हैं, यहाँ से आप उसका रेडियस निकाल सकते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर थर्ड वाला, कोवेलेंट रेडियस ऑफ नाइट्रोजन एटम।
अब नाइट्रोजन एटम में भी हमें यही देखना है कि जहां पर नाइट्रोजन नाइट्रोजन सिंगल बॉन्डेड फॉर्म में है, तो देखिए यहाँ पर सिंगल बॉन्डेड फॉर्म में है N2H4 वाले में, N2H4 लास्ट जो ऑप्शन है इसमें सिंगल बॉन्डेड फॉर्म में है, तो हम यहाँ से हमारा जो ऑप्शन होगा ये करेक्ट होगा, और यहाँ से हम लोग नाइट्रोजन नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड से हम लोग यहाँ से कोवलेंट रेडियस फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक, अगर अगर दो एटम यहाँ पर देखिए, पहले क्वेश्चन है ए दिया है, बी दिया है, सी दिया है। ए बी सी हमें नहीं पता क्या है, और ए का डाटा है 2.44, बी का डाटा है 2.20 और सी का डाटा है 2.06 एंगस्ट्रॉम। तो ये रेडियस के रेस्पेक्ट में दिया हुआ है, तो आपको बताना है कि इसमें इसमें आपको बताना है इसमें मेटालिक कौन सा है, इसमें कोवलेंट कौन सा है, और इसमें वॉन्डर वॉल कौन सा है। तो अभी हम लोग यहाँ देख रहे थे, अभी हम लोग यहाँ पर देख रहे थे कि अभी हम लोग यहाँ पर देख रहे थे कि जो आपका कोवलेंट होता है वो वॉन्डर वॉल होता है, सबसे बड़ा होता है, तो और क्रिस्टल होता है, और उसके बाद सबसे छोटा कौन होता है, कोवलेंट होता है। तो यहाँ आप रख देंगे जो वॉन्डर वॉल है उसका डेटा कितना होगा 2.44, और कोवेलेंट का 2.0, और यहाँ पर मेटालिक जो होगा आपका 2.20 एंगस्ट्रॉम। ठीक, नेक्स्ट केस आपका आ जाता है, अभी आप पढ़ रहे थे कि दोनों सेम एटम के बीच में, दोनों सेम एटम के बीच में, अगर दोनों सेम एटम अगर कोवेलेंटली बॉन्डेड है, यहाँ पर क्या है, कोवेलेंटली बॉन्डेड है, तब आपको रेडियस फाउंड करना है। अगर दोनों एटम डिफरेंट हैं, अगर दोनों एटम क्या है, डिफरेंट है, तब हमें रेडियस कैसे निकालना है, तब हमें रेडियस कैसे निकालना है। दोनों डिफरेंट दिख रहे हैं ना, ये बोथ आर डिफरेंट एटम, बोथ आर डिफरेंट एटम्स। देखिए तब फॉर्मूला होता है RAB, RA रेडियस ऑफ ए रेडियस ऑफ बी माइनस 0.09 ये फैक्टर है, और यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस अगर हमें एंगस्ट्रॉम में लेना है। दूसरा, अगर हमें पिकोमीटर में लेना है तो हम इस फैक्टर की जगह क्या करेंगे, यहाँ पर 9 का मल्टीप्लाई हमने कर दिया, बाकी चीज़ें यहाँ पर सेम रहने वाली हैं। ठीक, अब देखिए ये हमारा एक क्वेश्चन है इसी फॉर्मूले पर बेस्ड। तो बॉन्ड ऑफ, हमें रेडियस ऑफ हाइड्रोजन फ्लोराइड का हमें यहाँ पर रेडियस निकालना है। तो हाइड्रोजन फ्लोराइड का रेडियस निकालने के लिए हमें डेटा दिया हुआ है, बॉन्ड लेंथ ऑफ फ्लोरीन दिया है हमें, बॉन्ड लेंथ ऑफ हाइड्रोजन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन और हाइड्रोजन। तो जैसे कि आपका F2 के लिए अगर हम RF निकालेंगे, तो इस बॉन्ड का हम लोग जस्ट हाफ कर देंगे, 1.44 अपॉन 2, तो ये कितना आ जाएगा, 0.72 एंगस्ट्रॉम आ जाएगा। दूसरा हमारा है H2, तो H2 का देखिए RH कितना होगा, 0.74, नीचे आ गया 2, और ये 2 3 जा 6 और 2 7 जा 14 एंगस्ट्रॉम। ठीक, इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस कितना हो जाएगा, 4.0 माइनस 2.1, तो ये आ जाएगा आपका 1.9। अब इन सारे डेटा को उठा के, ये वाला डेटा, ये वाला डेटा और ये वाला डेटा, सबको उठा के हम फॉर्मूला में फिट कर देते हैं। तो फॉर्मूला में जब हमने इसको फिट किया, RHF इक्वल्स टू, RH कितना हमारा 0.37 प्लस RF कितना हमारा 0.72 माइनस 9 इंटू 1.9, तो ये कितना आ जाएगा, 7 और 2, ये आ जाएगा आपका 9, और ये आ जाएगा आपका 10, तो यहाँ पर जाएगा 1.09, और माइनस
ये आ जाएगा आपका 9 9 जा 81, 9 9 जा 81, 81 और 9 और 9 1 जा 9 और यहाँ पर कितना आ गया, 17 आ गया। कितना आ गया यहाँ पर, 17। तो ये हमें कितना मिल गया, 17.1। 17.1 को हम, हाँ इसको हम माइनस करेंगे तो ये कितना आएगा हमारा, 16.01 आएगा। ठीक है, ये आपका रहा आंसर। ठीक, तो इस तरह से हम लोग डिफरेंट एटम के लिए निकाल सकते हैं। तो डिफरेंट एटम में हमारे यहाँ पर, डिफरेंट एटम में हमारे यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर HCl भी हो सकता है, यहाँ पर HCl भी हो सकता है, यहाँ पर HF भी हो सकता है, यहाँ पर HBr भी हो सकता है, यहाँ पर HI भी हो सकता है। तो किसी के लिए भी हम यहाँ पर निकाल सकते हैं। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है तो हम यहाँ पर भी निकाल सकते हैं। यहाँ में कार्बन का दिया हुआ है और ऑक्सीजन का दिया हुआ है, तो यहाँ पर भी हम डिफरेंट एटम के लिए निकाल सकते हैं। जैसे H2O2 है तो हम वहाँ भी डिफरेंट एटम के लिए निकाल सकते हैं, अगर आपके पास क्या है, डेटा दिए हुए हैं। तो यहाँ पर, यहाँ देखिए, इस पॉइंट पे आप निकाल सकते हैं, इस पॉइंट पे आप निकाल सकते हैं, और डेटा आपके पास क्या होना चाहिए, डेटा गिवन होना चाहिए। ठीक है, तभी आप निकाल पाएंगे। तो आपको ये याद रखना है, ये फॉर्मूला याद रखना है, बहुत इम्पोर्टेंट है। पूछ लेता है कभी कभी, रिलेशन पूछ लेता है। ठीक है, इम्पोर्टेंट। आप देखिए यहाँ पर, देखिए, तो हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर, हमारा जो क्वेश्चन है वो पहला क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, कोवलेंट एंड वॉन्डर वॉल रेडियस ऑफ ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन के लिए हमें वॉन्डर वॉल रेडियस निकालनी है। तो कोवलेंट तो छोटी होती है, वॉन्डर वॉल बड़ी होती है। तो पहला ऑप्शन में दोनों, पहले ऑप्शन में कोवलेंट को यहाँ पर दिखाया है बड़ा और उसको दिखाया है छोटा, तो ये ऑप्शन तो होगा ही नहीं। दूसरे ऑप्शन में दोनों को बराबर कर दिया, तो दोनों बराबर तो होती नहीं है, गलत है ये भी। तीसरे ऑप्शन में कोवलेंट को दिखाया है छोटा, वंडरवॉल को दिखाया है बड़ा, ये सही है। और लास्ट वाले ऑप्शन में भी दोनों को छोटा कर दिया है, तो दोनों कभी छोटी भी नहीं, एक साथ छोटी नहीं हो सकती, एक साथ बड़ी नहीं हो सकती। तो अब यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन रहेगा वो क्या रहेगा, थर्ड वाला करेक्ट रहेगा। ठीक, कैटायनिक रेडियस। तो कैटायनिक रेडियस कब मिलती है हमें, जब किसी एलिमेंट से इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, उसका इलेक्ट्रॉन अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करके क्या बनाता है, कैटायन बनाता है, तो उस कंडीशन में हमें कैटायनिक रेडियस देखने के लिए मिलेगी। ठीक है, कैटायन का मतलब क्या है, धनायन। अगर कोई हिंदी मीडियम का बच्चा यहाँ पर देख रहा है तो हम लोग कैटायन को क्या बोलेंगे, धनायन कहेंगे। तो अभी एल्युमिनियम में 13 इलेक्ट्रॉन है, और इसमें अभी देखा जाए तो कितने इलेक्ट्रॉन आ गए हैं, 12 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया है। ठीक है, यहाँ प्रोटॉन कितने हैं, 13 है, यहाँ भी प्रोटॉन कितने हैं, 13 है। ठीक, 13 में यहाँ पर प्रोटॉन है 13, और इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गए आपके 12। अब यहाँ पर 13 आपके प्रोटॉन है, और इलेक्ट्रॉन भी क्या है आपके 13 है। ठीक, तो जैसे ही यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकला, जैसे ही यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकला, तो हमें यहाँ पर क्या देखने के लिए मिलेगा कि लास्ट वाले से एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया है। और यहाँ पर जो ऑर्बिटल है, यहाँ पर देख रहे हैं, आपकी जो सेल होगी, ये सेल क्या हो जाएगी, आपकी श्रिंक हो जाएगी। क्या हो जाएगी, श्रिंक हो जाएगी, मतलब सिकुड़ जाएगी।
क्या हो जाएगी, सिकुड़ जाएगी। और जब सिकुड़ेगी तो इसका जो आकार है, इसका जो साइज है वो छोटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, स्मॉल हो जाएगा। ठीक, अब देखिए साइज का क्या मैटर है यहाँ पर। साइज अगर आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन स्टेट है, ऑक्सीडेशन स्टेट। हाँ, दूसरी बात, साइज क्यों सिकुड़ रहा है, देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, आपका न्यूक्लियर इफेक्टिव चार्ज। देखिए यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज बढ़ने से क्या होता है, न्यूक्लियर इफेक्टिव चार्ज वो क्या होता है, बढ़ जाता है। और ऑर्बिटल आपकी क्या हो जाएगी, सिकुड़ जाएगी। और फिर से साइज क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। अब यहाँ एक रिलेशन ले रहे हैं हम, ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ऑक्सीडेशन स्टेट अगर बढ़ रही है तो साइज क्या होगी, छोटी होगी। तो देखिए यहाँ पर जो छोटा है वो कौन है, यहाँ पर जो Na है वो छोटा है, Na जो बड़ा है किससे, Na प्लस से। यहाँ पर सबसे ऊपर वाला सबसे हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिए, 3+ वाला क्या रहेगा, छोटा रहेगा, फिर Fe2 वाला छोटा रहेगा, और सबसे बड़ा रहेगा यहाँ पर Fe। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। यहाँ पर आप ये देखिए Mn+7 में सबसे छोटा है ये सबसे छोटा है। देखिए वीडियो को आप पूरा देखिएगा और उसको लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। देखिए जब तक पूरा वीडियो नहीं देखेंगे तब तक लेक्चर आपका क्लियर नहीं होगा। ठीक अब देखिए यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, Cr2Cl2 एक एग्जाम्पल ये है। दूसरा है आपका Cr2O3, थर्ड है आपका Cr2O7 और लास्ट वाला आपका CrCO6। तो हमें यहाँ पर बताना है कि साइज, हमें क्या बताना है, साइज। तो हम यहाँ पर ले रहे हैं ऑक्सीडेशन मेथड। यहाँ पर क्या कर ले रहे हैं हम लोग, ऑक्सीडेशन मेथड से निकालेंगे। यहाँ पर हम ऑक्सीडेशन मेथड लगाएंगे। तो ऑक्सीडेशन मेथड जब आप लगाएंगे यहाँ पर तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे। तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा निकल के, यहाँ पर x बराबर कितना आ जाएगा, +1 आ जाएगा। तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना हुआ, +1। ठीक, इसमें कितना आएगा, ऑक्सीडेशन नंबर 2x-60 और x कितना आ गया यहाँ पर, +3। अब देखिए यहाँ पर कितना है, +3। यहाँ पर कितना आएगा, +7 और यहाँ आ जाएगा आपका 0। तो इसमें जो सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा साइज किसका है, क्रोमियम हेक्सा कार्बोनाइल का है। और सबसे छोटा कौन सा है, थर्ड वाला है, Cr2O7। इस तरह से आपको निकालना है साइज। देखिए आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज में यहाँ देखिए जिसमें सब में सेम इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्या होते हैं, सेम इलेक्ट्रॉन होते हैं। आइसो का मतलब होता है सेम। तो इन सब में सेम इलेक्ट्रॉन है, सब में आप एटॉमिक नंबर से ऐड करेंगे, सबके एटॉमिक नंबर लगाएंगे और जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उसको माइनस करेंगे या फिर जितना नेगेटिव चार्ज होगा उसको ऐड कर देंगे। तो आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सब मिल जाएंगे। तो इसमें देखिए सब में 14 है, 10 है, 20 है, 10 18 और 10 और 10। ठीक, तो ये सब आपके क्या है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। अब इनका हमें साइज अगर देखना है तो साइज के लिए हम यूज क्या कर रहे हैं, यहाँ पर Z/E रेशियो। क्या देख रहे हैं यहाँ पर, Z/E रेशियो। Z हमारा यहाँ पर नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर Z, और ये आपका टोटल इलेक्ट्रॉन। तो जैसे पहले वाले का देखिए, यहाँ पर कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है, 6, उसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6 4 10, -4 नेगेटिव चार्ज है। तो ये कितना हो जाएगा आपका, 0.6। लास्ट वाले में देखिए, इसमें इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, सिलिकॉन का 14 होता है और उसमें 10 इलेक्ट्रॉन है, 14 - 4 पॉजिटिव चार्ज है, 4 पॉजिटिव चार्ज है तो उसको हम माइनस कर देंगे, तो ये 1.4 हो जाएगा। ये सबसे क्या होगा, छोटा होगा साइज। साइज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू Z/E रेशियो। अगर Z/E रेशियो की वैल्यू आपकी बढ़ रही है
तो साइज की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर आपकी डिक्रीज होगी। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब वो कौन कौन से फैक्टर हैं, वो कौन कौन से फैक्टर हैं जो साइज को क्या कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं या फिर साइज को बड़ा कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं या फिर साइज को बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, तो फैक्टर अफेक्टिंग एटॉमिक साइज, आपका एटॉमिक साइज, फैक्टर अफेक्टिंग एटॉमिक साइज, देखिए एटॉमिक साइज, तो एटॉमिक साइज, यहाँ पर एटॉमिक साइज, ये देखिए एटॉमिक साइज, नंबर ऑफ सेल्स, नंबर ऑफ सेल्स मान लीजिए यहाँ पर इस तरह से मैं लिख रहा हूँ, ये यहाँ पर कितनी सेल है, के, यहाँ बीच में न्यूक्लियस है, के एल और एम। अगर आपने यहाँ पर लिखा के एल एम और एन, तो यहाँ पर सेल कितनी आ गई आपकी, के एल एम और एन। यहाँ पर एन कितना है आपका 4 है, यहाँ एन कितना है आपका 3 है। तो यहाँ पर जो नंबर है आपको बड़ा मिल रहा है, इसमें 4 सेल हैं, इसमें 3 सेल हैं। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ सेल्स आपकी इंक्रीज होगी, जैसे जैसे नंबर ऑफ सेल्स क्या होंगी, इंक्रीज होंगी, तो साइज क्या होगा, बढ़ेगा। नंबर ऑफ सेल्स, नंबर ऑफ सेल्स अगर हमारी इंक्रीज हो रही है तो साइज हमारा क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, अब ग्रुप की बात कर रहे हैं हम लोग, ग्रुप में हम किसकी बात कर रहे हैं, ग्रुप में, ग्रुप में टॉप से बॉटम कहाँ आएंगे हम लोग, यहाँ टॉप से बॉटम आएंगे। ऊपर से नीचे की बात कर रहे हैं, तो ऊपर से नीचे आने पर पीरियोडिक टेबल में ग्रुप में ऊपर से नीचे आने पर सेल इंक्रीज होती है और साइज भी क्या होता है आपका, इंक्रीज होता है। सेल इंक्रीज होती है, साइज भी क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो लिथियम का साइज अगर हम बात करें तो लिथियम का साइज छोटा है किससे, सोडियम से। लिथियम आपका छोटा है और सोडियम यहाँ पर बड़ा है। ठीक, वही काम अगर हम पीरियड में करेंगे, लेफ्ट से राइट जाएंगे, देख रहे हैं ना आप, लेफ्ट से कहाँ जाएंगे, राइट जाएंगे, तो जो सेल है वो आपकी क्या रहेंगी, सेम रहेंगी, उनका साइज क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। बट यहाँ पर लेफ्ट टू राइट जाने पर, लेफ्ट टू राइट जाने पर न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है कहाँ तक, फ्लोरीन तक ओनली। कहाँ तक बढ़ेगा, फ्लोरीन तक बढ़ेगा, फिर फ्लोरीन से आगे नहीं काम करेगा। वहाँ पर जो आपके क्या आ जाएंगे, इनर्ट गैस आ जाएंगे, और इनर्ट गैस में जो आपका फैक्टर काम करेगा वो करेगा वॉन्डर वॉल, वॉन्डर वॉल्स रेडियस, ये फैक्टर वहाँ पर काम करेगा। तो जब न्यूक्लियर इफेक्टिव चार्ज बढ़ेगा तो सेल आपकी क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी, सिकुड़ जाएगी, श्रिंक हो जाएगी, और साइज क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं। यहाँ ग्रुप 2 में भी, ग्रुप सेकंड में भी बेरिलियम छोटा है, मैग्नीशियम बड़ा है, और सबसे बड़ा है यहाँ पर रेडियम। ठीक है, तो ये साइज क्या हो रही है, बढ़ रही है, सेल बढ़ रही है, साइज बढ़ रही है। फ्लोरीन छोटा है, आयोडीन सबसे बड़ा है, सेल बढ़ रही है, सेल बढ़ेगी तो साइज भी बढ़ेगी। हाँ, और सबसे बड़ा यहाँ पर क्या है, इन दोनों में आर्गन है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर साइज ऑफ इनर्ट गैस इंक्रीजेज ड्यू टू वॉन्डर वॉल रेडियस। अभी हम बात कर रहे हैं यहाँ पर बोरोन, बोरोन से फ्लोरीन तक, और आगे क्या हमारे पास नियोन है, नियोन है। तो मैंने आपको बताया था बोरोन से फ्लोरीन तक
बोरोन से फ्लोरीन तक न्यूक्लियर इफेक्टिव चार्ज इंक्रीज हो रहा है और साइज क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। पर जैसे ही फ्लोरीन से हम आगे जाएंगे वहां पर वॉन्डर वॉल रेडियस वाला जो फैक्टर है वो काम करने लगेगा और ये साइज बढ़ जाएगी, इसकी साइज बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर जो आपका ऑर्डर बनेगा वो ऑर्डर क्या बनेगा, पहले आ जाएगा नियॉन, उसके बाद बोरॉन, उसके बाद कार्बन, उसके बाद नाइट्रोजन, उसके बाद ऑक्सीजन और सबसे छोटा यहाँ पर फ्लोरीन। ठीक। अब यहाँ देखिए, इसमें इसमें देखिए, इसमें हमें यहाँ पर आर्गन दिया है और लास्ट में आर्गन दिया है, पर आर्गन छोटा दिखाया है, इसको छोटा नहीं है, ये गलत है। तो आर्गन को हम पहले लिखेंगे। क्लोरीन तक, क्लोरीन तक आपका चार्ज बढ़ेगा, क्लोरीन तक आपका चार्ज न्यूक्लियर इफेक्टिव चार्ज बढ़ेगा और साइज यहाँ पर क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो आपका सबसे छोटा होगा क्लोरीन और सबसे बड़ा होगा आर्गन। तो इस तरह से आपको प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। ठीक। और इन द फॉलोइंग इन करेक्ट ऑर्डर, इनको हमें करेक्ट ऑर्डर में लेकर। देखिए पहला वाला है, इसमें जो आपकी जो सेल हैं वो कितनी सेल हैं, इसमें आपकी 2 सेल हैं। और दूसरा वाला है, इसमें आपकी कितनी सेल हैं, 3 सेल हैं। तो यहाँ से एक बात तो क्लियर हो रही है कि पहले इन दोनों का साइज बड़ा होगा और इनका साइज क्या होगा, छोटा होगा। तो हम पहले आ जाते हैं, हम पहले जाते हैं इसमें आ जाते हैं। पहले हम इसको प्रीफरेंस देंगे, फिर हम इसको प्रीफरेंस देंगे। ठीक। पहले हमने जब इसको प्रेफरेंस दिया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका सिलिकॉन बड़ा हो जाएगा है। सिलिकॉन के बाद क्या होगा, फास्फोरस, और उसके बाद आपका होगा कार्बन, और उसके बाद होगा नाइट्रोजन। ये आपका यहाँ पर करेक्ट ऑर्डर बना। इसमें देखिए नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फास्फोरस सल्फर, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, सल्फर। तो पहले होगा आपका फास्फोरस, फिर होगा आपका सल्फर, फिर होगा आपका नाइट्रोजन और फिर होगा ऑक्सीजन। कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, कार्बन, नाइट्रोजन और फास्फोरस। ठीक है, ये दोनों हैं फास्फोरस, सल्फर, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, सिलिकॉन। तो इसमें देखिए पहले सिलिकॉन बड़ा है, फिर फास्फोरस, और फिर आ गया सल्फर, फिर आ गया आपका कार्बन, फिर आ गया आपका नाइट्रोजन। तो इस तरह से आप ऑर्डर बना लेंगे। आपको एलिमेंट ये आप थोड़ा सा याद रख लेना, ये आप याद रख लेना और उसी से आपका हो जाएगा। ठीक है। स्मॉलेस्ट इन साइज, इसमें दिखाना है आपको विच वन इज स्मॉलेस्ट इन साइज। तो ये आपका 3 है, तो ये लिथियम। ये आपका 5 है, तो ये बोरॉन। ये है आपका 8 आ गया था, तो ये ऑक्सीजन है। और ये आपका आ गया फ्लोरीन। तो लिथियम, यहाँ पर देखिए लिथियम, बोरॉन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। तो साइज सबसे जो छोटा है वो कौन है, फ्लोरीन है, स्मॉल है सबसे। ठीक है, सबसे ज़्यादा स्मॉल है। तो इसका ऑर्डर क्या बनेगा, ऑर्डर बना इसका 1 सबसे बड़ा, 2 छोटा, 3 और छोटा, और 4 सबसे छोटा। तो ये आपका ऑर्डर बन जाएगा। ठीक। ऊपर एक क्वेश्चन है पोटेशियम, यहाँ पर देखिए पोटेशियम, सोडियम, आर्गन एंड क्लोरीन एंड फ्लोरीन एंड नियॉन, ये हमें यहाँ पर दिया है। तो यहाँ पर इसका जो ग्रुप नंबर है
इसका जो इसमें पीरियड कितने हैं, पीरियड नंबर, इसमें नंबर ऑफ सेल्स कितनी है, 4 हैं, और यहाँ से यहाँ तक नंबर ऑफ सेल्स कितनी आ जाएंगी, 3, और ये आ जाएगा नंबर ऑफ सेल्स हमारा 2। तो हम क्या करेंगे, पहले जो नंबर ऑफ सेल्स वाला कॉन्सेप्ट है उसको प्रेफरेंस देंगे यहाँ पर। तो सबसे बड़ा जो हम रखेंगे यहाँ पर वो क्या रखेंगे, सबसे बड़ा जो हम यहाँ पर रखेंगे उसको रखेंगे पोटेशियम को। ठीक, पोटेशियम के बाद हमारा आ जाएगा ऑर्गन, आर्गन के बाद हमारा जो बड़ा आएगा वो आएगा सोडियम, सोडियम के बाद आएगा क्लोरीन, और क्लोरीन के बाद आएगा नियॉन, और नियॉन के बाद आ जाएगा हमारा फ्लोरीन। तो ये आपका यहाँ से करेक्ट ऑर्डर बना। तो आपको इस तरह से चीज़ों को सॉल्व करना है। ठीक है, नेक्स्ट आपका के पॉजिटिव और के पॉजिटिव, कैल्शियम पॉजिटिव या मोनो पॉजिटिव है ये, इनमें साइज आपको बताना है। तो के और के में अगर हम बात, के और कैल्शियम में बात करें तो इसका कितना होता है 19, इसमें कितने होते हैं 20 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 20 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इन दोनों में अगर हम बात करें तो आपका जो पोटेशियम है वो बड़ा है किससे, कैल्शियम से। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकाल लेते हैं और एक इलेक्ट्रॉन हम यहाँ से निकाल लेते हैं, तो अब इसमें कितने बचे, 18, इसमें कितने बचे, इसमें भी 18 बचे। इसका इसमें कितने प्रोटॉन थे, 19 प्रोटॉन थे, और इसमें कितने प्रोटॉन थे, 20 प्रोटॉन थे। इसमें कितने प्रोटॉन थे, 20। अभी भी हम देखें तो इसका जो साइज है के वाले का, के1 पॉजिटिव का बड़ा होगा। देखिए इसका, इसमें प्रोटॉन कितने, 20 हैं। 20 प्रोटॉन का जो न्यूक्लियर चार्ज होगा वो ज़्यादा होगा, उसके बावजूद भी ये क्या है, छोटा है। अब हमारा के प्लस और सी ए प्लस की बात करते हैं, इसमें कितना हो जाएगा 18, और इसमें कितना हो जाएगा 19 इलेक्ट्रॉन, 19 इलेक्ट्रॉन। अब इस कंडीशन में जो हमारा जो पोटेशियम आयन है वो क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, और ये आपका बड़ा रहेगा। ठीक है, यहाँ जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बढ़ गए हैं, और यहाँ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए आपके, कम हो गए हैं। तो इसका आंसर ये रहेगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर पॉइंट्स हैं कुछ। पीरियड में जाने पर, पीरियड का मतलब लेफ्ट से राइट जाने पर, लेफ्ट से राइट जाने पर जो जेड इफेक्टिव है, जो जेड इफेक्टिव है वो इंक्रीज रहता है, इंक्रीज होता है, और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी इंक्रीज होता है। और तो हमें क्या मिलेगा यहाँ से, साइज क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ग्रुप में जाने पर, ग्रुप में अगर हम टॉप से बॉटम जाएंगे, कहाँ जाएंगे, टॉप से बॉटम जाएंगे, तो टॉप से जब आप बॉटम जाते हैं तो स्क्रीनिंग इफेक्ट आपका और शील्डिंग इफेक्ट दोनों क्या हो जाते हैं, आपके बढ़ जाते हैं, दोनों क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। तो जब आपका साइज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा, तो वहाँ पर क्या हो जाएगी, अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगी तो साइज क्या होगा आपका, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक, सेकंड थिंग है शील्डिंग इफेक्ट। जो साइज होता है वो शील्डिंग इफेक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो अगर शील्डिंग इफेक्ट बढ़ेगा, अगर शील्डिंग इफेक्ट बढ़ेगा तो साइज भी क्या होगी, बढ़ेगी। ठीक है, अगर इन दोनों में, अगर हम दोनों की बात करें, जेड इफेक्टिव और शील्डिंग इफेक्ट अगर बढ़ा है तो साइज बढ़ेगी, उसको डोमिनेट करेगा। अब देखिए स्क्रीनिंग पावर,
एक क्वेश्चन यहाँ से भी आता है, स्क्रीनिंग पावर का ऑर्डर पूछ लेता है, स्क्रीनिंग पावर का यहाँ पर ऑर्डर पूछ लेता है। इस तरह से आपको मान लीजिए 4 ऑप्शन दे दिए, एस, पी, डी और एफ। इस तरह से दे दिए एस, पी, डी और एफ, एस, पी, डी और एफ, और लास्ट में एक दे दिया नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो स्क्रीनिंग पावर किसकी ज़्यादा होती है? जो आपका एस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। एटॉमिक साइज इन डी ब्लॉक एलिमेंट, तो डी ब्लॉक एलिमेंट में, डी ब्लॉक एलिमेंट में हम देखते हैं कि शुरू में क्या होता है, आपका चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है और साइज डिक्रीज होती है। बीच में जाके क्या होता है, साइज कांस्टेंट हो जाता है, और लास्ट में जाके फिर कॉपर से जिंक तक अगर हम जाएंगे तो वहाँ पर भी क्या हो जाता है, फिर साइज बढ़ जाता है। अगर जेड इफेक्टिव बढ़ा है स्क्रीन इफेक्ट तो साइज डिक्रीज होती है। जेड इफेक्टिव अगर और शील्डिंग इफेक्ट दोनों बराबर हैं, उनका जो वो है, क्या बोलते हैं, मैग्नीट्यूड है, वो अगर बराबर है तो साइज क्या रहेगी, सेम रहेगी। ठीक है, जैसा कि हम यहाँ देख रहे हैं कि ये 3D सीरीज है। कौन सी सीरीज है? 3D सीरीज, डी ब्लॉक एलिमेंट। तो डी ब्लॉक एलिमेंट में स्कैंडियम से मैग्नीज तक साइज डिक्रीज हो रही है, क्योंकि जेड इफेक्टिव यहाँ बड़ा है शील्डिंग इफेक्ट से, और साइज और यहाँ पर सेम हो जाती है। अगर इन दोनों की बात करें, इन तीनों की बात करें, इनमें साइज सेम रहेगी, और यहाँ पर जेड इफेक्टिव और शील्डिंग इफेक्ट दोनों बराबर हो जाते हैं। अगर यहाँ से हम बात करें तो साइज क्या हो जाएगी, बढ़ जाती है। जिंक का साइज कॉपर से बड़ा होता है, क्योंकि यहाँ पर जो आपका जेड इफेक्टिव है वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है शील्डिंग इफेक्टिव, और डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, यहाँ पर डी ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं, और बढ़ने से क्या होता है, जो शील्डिंग इफेक्ट है, कौन सा इफेक्ट है, शील्डिंग इफेक्ट बढ़ जाता है, और जैसी शील्डिंग इफेक्ट बढ़ेगा तो साइज भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन, जो लेंथेनाइट हमारा जो 57 से, हम लोग लेंथेनाइट की बात करते हैं 57 से 71 तक, यहाँ पर लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन काम करता है। इलेक्ट्रॉन आर फील्ड इन एफ सबसेल विच हैज़ लेस स्क्रीनिंग इफेक्ट। तो जो आपका मैंने अभी बताया था, एस, पी, डी और एफ, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ एंटर करते हैं, तो एफ ऑर्बिटल का जो स्क्रीनिंग इफेक्ट है, स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ एस ऑर्बिटल, सॉरी एफ ऑर्बिटल, कौन सा ऑर्बिटल, एफ ऑर्बिटल, वो क्या होता है, आपका कम हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। जब डिक्रीज होगा तो साइज हमारी छोटी हो जाएगी, साइज क्या हो जाएगी, घट जाएगी। स्क्रीनिंग इफेक्ट और शील्डिंग इफेक्ट, तो यहाँ पर जो आपका स्क्रीनिंग इफेक्ट और शील्डिंग इफेक्ट हम बात कर रहे हैं, देखिए हमारा यहाँ न्यूक्लियस है, ये हमारा क्या है, न्यूक्लियस है। अब ये जो बाहर वाली जो सेल है वो आपकी आउटर मोस्ट सेल है। कौन सी सेल है, आउटर मोस्ट सेल, और अंदर वाली जो सेल है वो इनर सेल है। ठीक है, अब देख रहे हैं यहाँ पर न्यूक्लियस का जो इनर सेल वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं उनसे क्या अट्रैक्शन है, और यहाँ भी क्या है, बाहर वाला जो सेल है, आउटर मोस्ट सेल है, वहाँ भी अट्रैक्शन है। अब इस अट्रैक्शन को कम और ज़्यादा कैसे किया जा सकता, अगर मैं इनर सेल में इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करना शुरू कर देता हूँ, अगर मैं इंक्रीज करना शुरू कर देता हूँ, यहाँ पर इनर सेल में इलेक्ट्रॉन भरना शुरू कर देता हूँ, तो ये जो इनर सेल के इलेक्ट्रॉन और आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन दोनों में क्या हो जाएगा, रिपल्सन होना स्टार्ट हो जाएगा। इनर सेल इलेक्ट्रॉन और आउटर सेल इलेक्ट्रॉन में रिपल्सन होना स्टार्ट हो जाएगा। रिपल्सन के बावजूद क्या होगा
कि जो आपका न्यूक्लियस वाला जो चार्ज है, जो लास्ट इलेक्ट्रॉन पे लग रहा है, तो जब रिपल्सन होगा तो क्या होगा, वहां पर जो सेल क्या करेगी, एक्सपेंड करेगी, और जब सेल एक्सपेंड करेगी तो साइज क्या हो जाएगा, वहां पर आपका बढ़ जाएगा। क्या होगा, वहां पर बढ़ जाएगा। अगर इस सेल में इलेक्ट्रॉन कम है, अगर इस सेल में, इनर सेल में इलेक्ट्रॉन कम है, तो इसका मतलब रिपल्सन यहाँ पर इनर सेल में, और इनर सेल के इलेक्ट्रॉन में और आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन में रिपल्सन कम है। न्यूक्लियस का जो इफेक्ट होगा वो लास्ट इलेक्ट्रॉन पर ज़्यादा होगा, और जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और इस तरह से साइज क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो आप देख रहे हैं कि स्कैंडियम से टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम तक साइज क्या है आपकी, डिक्रीज हो रही है। फिर आगे जाएंगे, वहाँ पर साइज क्या रहेगी, सेम रहेगी, और कॉपर से आगे जाकर साइज क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो यही सब हमें पढ़ना है। और हमारा यहाँ पर एक और है लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। तो लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन में भी सेम चीज़ है, उसमें साइज क्या हो जाती है, साइज उसमें डिक्रीज हो जाती है। और साइज डिक्रीज क्यों होती है, साइज डिक्रीज इसलिए होती है कि जो एफ ऑर्बिटल है उसकी जो शील्डिंग इफेक्ट होता है, एफ ऑर्बिटल का जो शील्डिंग इफेक्ट होता है वो पुअर होता है। और जब शील्डिंग इफेक्ट पुअर होगा तो जो लास्ट सेल का जो इलेक्ट्रॉन होगा उसका न्यूक्लियस से अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, और सेल आपका श्रिंक होना स्टार्ट हो जाएगी। जब सेल श्रिंक होगी तो साइज क्या हो जाएगा, आपका डिक्रीज हो जाएगा। तो वहाँ पर हम क्या पढ़ते हैं, लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, तो ये सब आज के वीडियो में था। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, तो ठीक है, अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं न्यू लेक्चर के साथ।